नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल खूनी बाबा में, जहां हर दिन हम लाते हैं एक से बढ़कर एक डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। आज की कहानी है झील किनारे का केबिन, एक ऐसी जगह जो बाहर से तो किसी सपनों की दुनिया जैसी लगती है, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर छुपा है मौत का सबसे भयानक रहस्य। तो दिल थाम लीजिए, लाइटें बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए इस भयावह सफर पर निकलने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सड़क लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी। दोनों ओर घने चीड़ के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी काले पर्दे ने चांदनी को निगल लिया हो। कार के टायरों की गड़गड़ाहट ही एकमात्र आवाज थी जो उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। और कितना दूर है? रिया ने मेरी तरफ झुकते हुए पूछा। उसकी आवाज में झुंझलाहट और थोड़ी थकान थी। बस पहुंच ही गए, मैंने आत्मविश्वास जताने की कोशिश की। हालांकि मोबाइल का जीपीएस तो बहुत पहले ही सिग्नल खो चुका था। झील के किनारे ही तो है वही केबिन जो वीरन ने बुक किया था। पीछे की सीट पर बैठे वीरन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे मुझ पर मत डालो यार, रिव्यूज अच्छे थे, फोटो भी बढ़िया लग रही थी, थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए ट्रिप में। रिया ने खींचकर उसे घूरा। एडवेंचर? अगर हम जंगल में रास्ता भटक गए तो? ना नेटवर्क, ना सिग्नल, और ऊपर से ये अजीब सा सन्नाटा। मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे यार, डरने की क्या बात है, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। झील के पास केबिन है, सुबह उठकर झील का नजारा देखना सोचकर ही मजा आ रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी, मेरे पेट में भी हल्की सी घबराहट थी। करीब आधे घंटे बाद सड़क और भी संकरी हो गई। कार की हेडलाइट्स पेड़ों के बीच लकीरें खींच रही थीं, लेकिन उन किरणों से आगे सब अंधकार में समा जाता। अचानक रिया ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? मैंने ध्यान से कान लगाया। हाँ, कहीं दूर से पत्तों की सरसराहट और किसी जानवर की हल्की सी गुर्राहट सुनाई दी। वीरन ने हंसते हुए कहा, भालू होंगे, जंगल है, नॉर्मल है। लेकिन रिया का चेहरा उतर गया। भालू से ज्यादा डर मुझे इस सुनसान से लग रहा है। मैंने बात टालते हुए कार और आगे बढ़ाई। करीब 10 मिनट बाद झील का पहला झलक दिखाई दिया। चांदनी उसकी सतह पर चांदी की तरह चमक रही थी और वहां किनारे पर एक लकड़ी का छोटा सा केबिन खड़ा था। यही है, वीरन उत्साहित होकर बोला। हम सबने चैन की सांस ली। केबिन बाहर से बेहद खूबसूरत लग रहा था। लकड़ी की दीवारें, ढलानदार छत और बरामदे पर रखा झूला, बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी हॉलिडे पोस्ट कार्ड पर दिखता है। हम सामान उठाकर अंदर गए। दरवाजा पुराना था, जरा सा धकेला तो कर्क कर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और बासी सा था, जैसे बहुत समय से कोई आया ही न हो। लकड़ी की दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम टंगे थे। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली। वाह, कितना विंटेज लुक है, वीरन ने कहा। लेकिन रिया चुप थी। उसकी नजर उन तस्वीरों पर टिकी हुई थी। देखो, उसने धीरे से कहा। मैं और वीरन उसके पास गए। दीवार पर टंगा पहला फोटो 3 लोगों का था। उनकी शक्लें अजीब तरह से धुंधली थीं, लेकिन कपड़े, पोज, यहाँ तक कि कार की चाबी उनके हाथ में, सब कुछ बहुत ही परिचित लग रहा था। ये, मेरी आवाज धीमी पड़ गई, हमारे जैसे लग रहे हैं। रिया कांपते हुए बोली, नहीं, ये हम ही हैं। हम तीनों कुछ पल तक बस उन तस्वीरों को घूरते रहे। कमरे की हवा भारी सी हो गई थी, जैसे अचानक ऑक्सीजन कम हो गई हो। वीरन ने घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे हो सकता है पिछले गेस्ट्स हों और हमारी जैसी ही कार, कपड़े, कोइंसिडेंस है। रिया चीख पड़ी, कोइंसिडेंस? जरा ध्यान से देखो। उसने एक और तस्वीर की तरफ इशारा किया। उसमें 3 लोग केबिन के बरामदे पर खड़े थे। लड़की के हाथ में वही लाल जैकेट थी जो इस वक्त रिया पहन रखी थी, और मैं ठीक उसी तरह कार की चाबी घुमा रहा था जैसे मैंने आधे घंटे पहले किया था। मेरा गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? रिया की आंखों में आंसू आ गए। ये केबिन ठीक नहीं है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं भी सहमत था, लेकिन वीरन जिद पर अड़ा। यार देखो, रात के 12 बज चुके हैं, बाहर जंगल है, जानवर हैं, सुबह होते ही चलते बनेंगे, बस एक रात। हम दोनों चुप हो गए। मजबूरी थी। आखिरकार हमने वहीं रात बिताने का फैसला किया। हमने सामान निकालकर कमरे में रखा। केबिन में सिर्फ 2 कमरे थे, एक बेडरूम और एक छोटा सा हॉल जिसमें फायरप्लेस था। रिया ने धीरे से कहा, मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने उसे समझाया, देखो, घबराने से कुछ नहीं होगा, दरवाजा बंद है, सुबह होते ही निकलेंगे। वीरन पहले ही सोफे पर लेट चुका था। तुम दोनों जितना डरना है डर लो, मैं तो सो रहा हूँ। लेकिन रात ने हमें सोने नहीं दिया। बाहर झील से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई पानी में चल रहा हो, लेकिन बहुत धीरे धीरे। रिया मेरे पास सिमट गई। सुन रहे हो? मैंने सिर हिलाया। फिर अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हम सब सहमकर उछल पड़े। रिया ने कांपते हुए कहा, इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है? दरवाजे पर दस्तक फिर गूंजी, ठक ठक ठक।
हम तीनों बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वीरन ने धीरे से फुसफुसाया, शायद कोई यात्री हो, रास्ता भटक गया होगा। रिया चीख पड़ी, पागल हो गए हो? इस जंगल में कौन यात्री घूमेगा आधी रात को? मैंने साहस जुटाकर कहा, ठहरो, मैं देखता हूँ। धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। सांसें भारी हो रही थी। मैंने झरोखे से बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ झील की धुंध और पेड़ों की परछाइयां। मैंने हिम्मत कर दरवाजा खोला। खाली बरामदा, बस लकड़ी के फर्श पर गीले पैरों के निशान, जो झील से सीधे केबिन तक आए थे। ओ माय गॉड! रिया की आवाज कांप रही थी। इंसान के पैरों जैसे लग रहे हैं। वीरन ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की, शायद बारिश का पानी होगा, हवा का धोखा। लेकिन मैं जानता था, यह धोखा नहीं था। वो निशान गीले, ताजा और बहुत साफ थे। हमने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर आ गए। रिया रोने लगी, हमें अभी निकलना होगा, सुबह का इंतजार मत करो। मैंने बाहर झांक कर देखा। झील के किनारे धुंध और भी गहरी हो गई थी, और उसी धुंध में एक आकृति खड़ी थी। वो बहुत दूर थी, लेकिन साफ दिख रही थी। लंबा काला साया, उसकी परछाई झील की सतह पर हिल रही थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। वहां कोई खड़ा है। रिया चीख पड़ी, मत देखो, मत देखो। वीरन ने गुस्से में कहा, बस, तुम्हें दोनों को डरावने सपने आ रहे हैं, कोई नहीं है वहां। वो खिड़की की तरफ बढ़ा और बाहर देखा। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। शिट! खिड़की के बाहर वही आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था, लेकिन उसके हाथ लंबे और अस्वाभाविक रूप से टेढ़े लग रहे थे। रिया ने मेरी बाजू पकड़ ली। ये इंसान नहीं है। वो परछाई कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे मुड़ी और झील की ओर बढ़ गई। हर कदम पर जमीन पर गीले निशान पड़ते रहे। हम सब सांस रोके उसे देखते रहे। वो धुंध में घुल गई और गायब हो गई। वीरन हकलाते हुए बोला, शायद कोई शिकारी होगा या कोई गांव वाला। मैंने सिर हिलाया। अगर गांव वाला होता तो आधी रात को इस हालत में क्यों खड़ा होता, और वो भी हमारे केबिन तक आकर? रिया लगभग फुसफुसाई, वो हमें देख रहा था। हमने तय किया कि खिड़कियां बंद रखेंगे और सुबह होने का इंतजार करेंगे। फायरप्लेस में लकड़ी डाल दी ताकि अंदर उजाला बना रहे। रिया सोफे पर बैठी थी, लगातार दीवारों पर लगी तस्वीरों को देख रही थी। मुझे ये पसंद नहीं है, इनसे नजरें हटती ही नहीं। मैंने ध्यान से देखा। पहली तस्वीर वैसी ही थी, हम तीनों जैसे लोग बरामदे पर। लेकिन दूसरी तस्वीर मैंने जब पहली बार देखी थी, उसमें चेहरों की परछाई धुंधली थी। अब उसमें साफ दिख रहा था रिया का चेहरा, मेरी शर्ट और वीरन की मुस्कान। मैं ठिठक गया। पहले ऐसा नहीं था। रिया उठ खड़ी हुई। ये तस्वीरें बदल रही हैं। वीरन हकलाया, क्या पागल हो गए हो? तस्वीरें कैसे बदल सकती हैं? लेकिन जब उसने भी देखा, उसके चेहरे पर रंग उड़ गया। नामुमकिन है। हॉल के बीच अचानक ठक 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 की आवाज गूंजी, जैसे कोई दीवार के पीछे से हथेली मार रहा हो। हम सब उछल पड़े। रिया ने घबराकर कहा, कोई अंदर है। मैंने कान लगाया। आवाज वाकई दीवार के अंदर से आ रही थी। धीमी धीमी फुसफुसाहट भी थी। निक, यहां से। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दीवार के पीछे किसी की सांसों की आवाज थी। वीरन कांपते हुए बोला, ये जगह शापित है। दीवार के पीछे से आती वो फुसफुसाहट हमें अंदर तक जमा रही थी। रिया रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना, यहां रुकना नहीं चाहिए था। मैंने टॉर्च उठाई और दीवार पर रोशनी डाली। लकड़ी पुरानी थी, दरारों में से हल्की नमी झांक रही थी। लेकिन उस दरार में से कुछ और भी दिखाई दिया। एक उंगली, सफेद, लंबी, हड्डियों जैसी। मैं पीछे हट गया। अंदर कुछ है। वीरन कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं हो सकता। फिर अचानक दीवार की दूसरी तरफ से जोर की चोट पड़ी। धड़ाम, लकड़ी की पट्टी हिल गई। हम तीनों डरकर कमरे के बीचों बीच खड़े हो गए। रिया ने मेरी बाजू पकड़ी और फुसफुसाई, अगर ये बाहर आ गया तो। हमने तय किया कि अब 1 मिनट भी यहां नहीं रहेंगे। मैंने सामान उठाने के लिए नजर दीवार की तरफ से हटाकर फोटो की तरफ की, और मेरी सांस वहीं अटक गई। वो तस्वीर जिसमें पहले सिर्फ हम 3 थे, अब उसमें 4 लोग थे। चौथा चेहरा खिड़की के बाहर खड़ा था, बिल्कुल वही परछाई जिसे हमने झील किनारे देखा था। रिया चिल्ला पड़ी, ये हमें देख रहा है। तस्वीर के शीशे पर अचानक दरारें पड़ गईं। चटाक चटाक। हम सब पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागे। मैंने दरवाजा खोला। बाहर वही गीले पैरों के निशान थे, लेकिन इस बार वो झील से नहीं आए थे, बल्कि केबिन से बाहर जा रहे थे। मतलब वो अंदर था। मेरी आवाज कांप गई। हम जैसे ही बाहर निकले, ठंडी हवा ने पूरे शरीर को जमा दिया। झील पर धुंध और घनी हो चुकी थी, और उसके बीचों बीच वही परछाई खड़ी थी। इस बार साफ दिख रहा था। लंबा, दुबला पतला शरीर, चेहरा धुंध से ढका, आंखें खोखली। वो हाथ उठाकर इशारा कर रहा था झील की ओर।
रिया ने चीख कर कहा, ये हमें बुला रहा है। वीरन लगभग टूटते हुए बोला, हम भागते हैं, लेकिन हमारे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें पीछे खींच रहा हो। झील की लहरें असामान्य तरीके से हिल रही थी, जैसे हमें बुला रही हों। झील से आती ठंडी हवा अचानक और तेज हो गई। लहरें किनारे से टकरा रही थी, लेकिन उनकी आवाज किसी सामान्य पानी की आवाज जैसी नहीं थी। वो आवाजें चीखों जैसी थी। रिया ने डर से मेरी बाजू पकड़ ली। ये पानी चीख रहा है। मैंने झील के बीच झांका। वो काली परछाई अब धीरे धीरे झील के भीतर उतर रही थी। हर कदम पर पानी उबलता हुआ सा लग रहा था। वीरन घबराकर चिल्लाया, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ कुछ है जो हमें खींचना चाहता है। अचानक झील की सतह पर बुलबुले उठने लगे और उनमें से कई चेहरे उभर आए। फीके सफेद चेहरे जिनकी आंखें खोखली थीं। कुछ औरतें, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े। सबके चेहरे में बस एक ही बात झलक रही थी, दर्द और मौत। रिया चीख पड़ी, हे भगवान, ये सब यहाँ डूबे लोग हैं। तभी उन चेहरों में से एक चेहरा मेरी तरफ उठा। वो चेहरा मेरा ही था। मैं वहीं जम गया। वो चेहरा बिल्कुल मेरी तरह था। वही आंखें, वही नाक, वही हाव भाव, लेकिन उसकी त्वचा पानी में गल चुकी थी। उसने मुंह खोला और धीमी आवाज में कहा, तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो। मेरी सांसें रुक गईं। ना, नहीं, ये पहली बार है। चेहरे ने पानी से हाथ बाहर निकाला। लंबी गल चुकी उंगलियां हवा में हिल रही थीं। तुम भाग नहीं सकते। हर बार तुम यहीं लौटते हो। रिया और वीरन ने मुझे पकड़कर खींचा। अभी चलो। लेकिन मेरे कानों में वही आवाज गूंजती रही, हर बार तुम यहीं लौटते हो। हम भागते हुए वापस केबिन की ओर लौटे, लेकिन वहां पहुंचकर और भी बड़ा डर हमारा इंतजार कर रहा था। हॉल में लगी तस्वीरें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। हर तस्वीर में हम तीनों थे, लेकिन मौत के अलग अलग तरीकों में। एक तस्वीर में रिया झील में डूबी हुई थी, दूसरी में वीरन के गले पर गहरे निशान थे, और एक तस्वीर में मैं खिड़की के बाहर लटका हुआ था। रिया चीख पड़ी, ये हमारी मौत की तस्वीरें हैं। तभी कमरे की लाइटें टिमटिमाई और बुझ गईं। फायरप्लेस की आखिरी लपट भी बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में दीवार के पीछे से फिर वही आवाज आई, निक, लो, अगर कर सकते हो। अंधेरे में हम तीनों सिमटकर खड़े थे। कमरे की हवा भारी होती जा रही थी, जैसे किसी ने सारी ऑक्सीजन खींच ली हो। रिया हाफते हुए बोली, मुझे लग रहा है हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, और कमरे के बीचों बीच फर्श पर अजीब से निशान चमकने लगे, गोल घेरे जैसा, जिसके बीच काले धुएं का गुबार उठ रहा था। वीरन चिल्लाया, ये क्या है? धीरे धीरे धुएं से वही परछाई निकलकर सामने आई। लंबा, दुबला, पतला, आंखें खोखली और हाथ हड्डियों जैसे। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी, हर कोई यहाँ आता है, लेकिन लौटकर कोई नहीं जाता। हम तीनों पीछे हट गए। रिया कांपते हुए बोली, तुम हमसे क्या चाहते हो? वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन ये जगह चाहती है कि तुम यहीं रहो। अचानक दीवार पर लगी सारी तस्वीरें जलने लगीं। लपटों में हमारी ही परछाइयां चीख रही थीं। हर तस्वीर से आवाजें निकल रही थीं। हम भी आए थे, हमने भी यही सोचा था, और अब हम यहाँ कैद हैं। मैं कांपते हुए तस्वीरों को देख रहा था। हर तस्वीर में अलग अलग लोगों के चेहरे थे, लेकिन कुछ चेहरे मुझे पहचान में आए। वो लोग जिनकी गुमशुदगी की खबरें मैंने इंटरनेट पर पढ़ी थीं, वो सब इसी केबिन के शिकार थे। रिया रोते हुए बोली, ये केबिन लोगों को बुलाता है और फिर उन्हें तस्वीरों में कैद कर देता है। वीरन बुदबुदाया, मतलब अगली तस्वीरों में हम होंगे। हमारे चारों ओर अंधेरा और धुआं घना होता जा रहा था। वो परछाई और करीब आ रही थी। उसकी खोखली आंखों से झील की नमी टपक रही थी। मैंने कांपते हुए चिल्लाया, नहीं, हम यहाँ से निकलेंगे। मैंने रिया और वीरन का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा बंद था, लेकिन पता नहीं कहां से ताकत आई, मैंने उसे धक्का दिया। धड़ाम, दरवाजा खुल गया। हम बाहर अंधेरे जंगल में भागे। पीछे से उस परछाई की गूंजती हुई आवाज आई, तुम भाग सकते हो, लेकिन लौटकर फिर आओगे। इस झील से कोई कभी नहीं बच पाया। हम तीनों अंधेरे जंगल में पागलों की तरह दौड़ते रहे। पेड़ इतने घने थे कि रास्ता समझना मुश्किल था। कहीं टहनियां टूट रही थी, कहीं पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल हमें रोकना चाहता हो। रिया बार बार पीछे देख रही थी। वो अभी भी हमारे पीछे है। मैंने पीछे झांका। झील की धुंध धीरे धीरे पेड़ों में फैल रही थी, और उसके भीतर वही परछाई हर कदम पर और पास आती जा रही थी। वीरन चिल्लाया, भागो, अगर रुके तो मर जाएंगे। हमने पता नहीं कितनी देर भागा। आखिर अचानक पेड़ों के बीच से पहली बार हल्की सी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। सुबह हो रही थी। जैसे ही सूरज की किरणें धुंध पर पड़ी, वो परछाई पीछे हटने लगी।
उसका आकार धुंध में घुल गया। धीरे धीरे सब शांत हो गया। हम सब घुटनों के बल गिर पड़े। रिया रोते हुए बोली, हम बच गए? मैंने उसकी आंखों में देखा। शायद। सुबह होते ही हमें एक पुराना ट्रैकिंग ट्रेल मिला जो मुख्य सड़क तक जाता था। कई घंटे बाद हमें एक ट्रक ड्राइवर मिला जिसने हमें नजदीकी शहर तक छोड़ दिया। हमने वहां जाकर पुलिस को सब बताया, लेकिन जब पुलिस हमारे साथ वापस झील किनारे पहुंची तो वहां कोई केबिन ही नहीं था, बस झील, धुंध और खाली जमीन। पुलिस वाला हंसते हुए बोला, आप लोगों ने सपना देखा होगा, यहाँ तो कभी कोई केबिन था ही नहीं। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन हम जानते थे हमने सपना नहीं देखा था। कई हफ्ते बाद भी वो रात मेरे दिमाग से नहीं निकल पाई। रिया अब भी बार बार बुरे सपने देखती है। वीरन ने कसम खा ली है कि अब कभी किसी ट्रिप पर नहीं जाएगा। लेकिन असली डर मुझे तब लगा जब एक दिन मैं अपने घर के लिविंग रूम में बैठा था। मेरी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर गई। वो वही तस्वीर थी, मैं, रिया और वीरन झील किनारे वाले केबिन के बरामदे पर खड़े, और हमारे पीछे खड़ा था वही लंबा काला साया। तो दोस्तों, ये थी कहानी झील किनारे के केबिन की। एक ऐसी जगह जो न जाने कितनी आत्माओं को अपनी तस्वीरों में कैद कर चुकी है। आपका क्या मानना है? क्या वाकई वो तीनों दोस्त बचकर निकल पाए, या वो साया अब भी उनका पीछा कर रहा है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल खूनी बाबा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली डरावनी कहानी शायद और भी ज्यादा खतरनाक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहिए और याद रखिए, कभी कभी सबसे परफेक्ट जगह है सबसे डरावनी भी हो सकती हैं।